दोस्तों, क्या आप एक ऐसे एलआईसी एजेंट हैं जो अपनी एजेंसी को किसी दूसरे ब्रांच में ट्रांसफ़र करना चाहता है और आपका विकास अधिकारी या फिर आपका जो सीएलआईए है वह आपको एनओसी नहीं दे रहा है, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से कि आप काफ़ी परेशान हैं। आप अपने ब्रांच में जाते हैं और आपका ब्रांच भी आपको सपोर्ट नहीं करता है। यदि आपकी यह समस्या है तो फिर मैं आपसे यह कहूँगा कि आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हुए हैं। इस वीडियो में इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। इससे पहले कि मैं इस जानकारी को शुरू करूँ, एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ। महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप यह सोचकर इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं कि यहाँ जो जानकारी दी जा रही है, इस जानकारी का पालन करते हुए आपकी एजेंसी तत्काल ट्रांसफ़र हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि ऐसा होना संभव नहीं है। आपको पेशेंस रखना होगा। हाँ, एक चीज़ की मैं या आपसे कह सकता हूँ कि आपकी एजेंसी निश्चित रूप से ट्रांसफ़र हो जाएगी। भले ही आपके विकास अधिकारी एनओसी आपको न दें, आपकी ब्रांच आपका सपोर्ट न करे, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी एजेंसी ट्रांसफ़र हो जाएगी। वास्तव में जब एक अभिकर्ता किसी ब्रांच में काम करता रहता है और एक समय के बाद जब उसको अपनी एजेंसी ट्रांसफ़र करानी होती है और वह अपने विकास अधिकारी के घर के चक्कर लगाता है, उनसे रिक्वेस्ट करता है कि सर हमको एनओसी दे दो, और आपका विकास अधिकारी ऐसा करने से मना कर देता है। आप ब्रांच में जाते हैं और ब्रांच आपसे कहती है कि अगर आपको अपनी एजेंसी ट्रांसफ़र करानी है तो सबसे पहले आप एनओसी लेकर आओ, तभी हम आपकी एजेंसी ट्रांसफ़र करेंगे। ऐसे में वह अभिकर्ता यह महसूस करने लगता है कि मैं एक बंधुआ मजदूर की तरह काम कर रहा हूँ। एजेंसी मेरी है, मुझे दूसरी जगह काम करना है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा करने नहीं दिया जा रहा है। क्या मैं सही हूँ? चलिए हम आपकी इस समस्या का समाधान इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि आपका जो विकास अधिकारी है वह आपको एनओसी देता क्यों नहीं है, या आप अगर किसी सीएलआईए से जुड़े हुए हैं तो वह जो सीएलआईए है वह आपको एनओसी क्यों नहीं देता, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट क्यों नहीं देता है। इसकी एक कहा जाए, मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। जब आप एक जीवन बीमा पॉलिसी को सेल करते हैं तो उस जीवन बीमा पॉलिसी के आधार पर आपके विकास अधिकारी को इंसेंटिव मिलता है। आपका विकास अधिकारी या आपका जो सीएलआईए है वह अपने टारगेट को अचीव करता है। जिस तरह से आपको एलआईसी विभिन्न तरह के टारगेट देती है, ठीक इसी तरह से आपके विकास अधिकारी को भी टारगेट मिलते हैं। यही वजह है कि कोई भी विकास अधिकारी यह नहीं चाहेगा कि उसका जो एजेंट है वह उसको छोड़कर किसी दूसरे ब्रांच में चला जाए, क्योंकि अगर आप किसी दूसरे ब्रांच में जाते हैं, आप जो काम करते हैं उसका जो बेनिफिट है वह आपके विकास अधिकारी को नहीं मिलेगा। यही बहुत बड़ी वजह है जिसके कारण कि आपका विकास अधिकारी या आपका सीएलआईए आपको एनओसी नहीं देता। अब आपके पास दूसरा साधन होता है कि आप ब्रांच में जाकर इसकी शिकायत करते हैं या ब्रांच से संपर्क करते हैं कि सर मेरी एजेंसी ट्रांसफ़र करनी है, कृपया मेरी मदद कीजिए। लेकिन वहाँ भी यही बात है, आपके ब्रांच को भी डिवीज़न ऑफिस से, जोन ऑफिस से टारगेट दिया जाता है। वह टारगेट हर एक अभिकर्ता जो बीमा पॉलिसी सेल करता है उसी के आधार पर आपकी ब्रांच भी अपने टारगेट को अचीव करती है, जिसके कारण कि ब्रांच भी यह नहीं चाहती कि उसका कोई एजेंट उसके ब्रांच को छोड़कर किसी दूसरे ब्रांच में चला जाए। यही कारण है कि आपको बहुत ज़्यादा जो सपोर्ट है आपके ब्रांच से और आपके विकास अधिकारी से आपको नहीं मिलता। लेकिन हाँ, इसका मतलब कहीं भी यह नहीं है कि आप एक बंधुआ मजदूर हैं। आप बंधुआ मजदूर नहीं हैं, आप एलआईसी के लिए काम करते हैं, और अगर आपके पास एक लीगल वजह है जिसके कारण कि आप अपनी एजेंसी को ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, तो फिर आप अपनी एजेंसी ट्रांसफ़र करा सकते हैं, भले ही आपकी ब्रांच सपोर्ट न करे, भले ही आपका विकास अधिकारी आपको एनओसी न दे। वह कैसे, आइए हम इसको बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि अगर आप अपनी एजेंसी को ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो एक वैलिड रीज़न आपके पास होना चाहिए। अब अक्सर होता क्या है कि एक व्यक्ति किसी कंपनी में कार्य कर रहा है, और वह जिस कंपनी में कार्य कर रहा था वह कंपनी करती क्या है कि वह जो व्यक्ति है उसको ट्रांसफ़र करके किसी दूसरे जगह पर, किसी दूसरे स्टेट में वह भेज देती है। अब ऐसे व्यक्ति को काम करने में बड़ी दिक्कत होती है। अब वह व्यक्ति यह चाहता है कि जहां उसका ट्रांसफ़र हुआ है उसकी जो एलआईसी की एजेंसी है वह भी जहां उसका जिस जगह उसकी नई पोस्टिंग हुई है उसके नज़दीक में जो एलआईसी की ब्रांच हो उसकी एजेंसी वहीं पर ट्रांसफ़र हो जाए। तो क्या यह एक वैलिड रीज़न है जिसके कारण आप अपनी एजेंसी को ट्रांसफ़र करा सकते हैं? अगर आप मुझसे पूछें तो व्यवहारिक तौर पर एक वैलिड रीज़न है,
लेकिन टेक्निकली तौर पर अगर कहा जाए तो यह एक वैलिड रीज़न नहीं है। आप पूछेंगे क्यों? तो इसका देखिए छोटा सा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण जो है इसका रीज़न होता है। रीज़न क्या है कि देखिए, एक व्यक्ति किसी भी दो संस्थान में काम नहीं कर सकता है। अगर कोई एक व्यक्ति किसी दो संस्थान में काम करता है तो सबसे पहले, जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आप LIC की एजेंसी लेने जा रहे हैं, भले ही वो प्राइवेट कंपनी ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आप LIC की एजेंसी लेने जा रहे हैं तो नियम यह कहता है कि सबसे पहले आपको जिस कंपनी में काम कर रहे थे उस कंपनी से आपको NOC ले आकर आपको LIC में जमा करना होगा। आपको LIC को भी यह बताना होगा कि आप उस संस्थान में काम कर रहे थे। और मुझे यह पक्का पता है कि अगर आप पहले से किसी कंपनी में काम कर रहे थे और आपने LIC की एजेंसी ली तो आपने LIC को इसकी सूचना भी नहीं दी होगी कि आप पहले से कहीं काम कर रहे थे, और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का तो सवाल ही नहीं उठता है। यानी आप जिस कंपनी में काम कर रहे थे वहाँ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले आकर और आपने LIC में दिया होगा, ऐसा होगा नहीं। ऐसी कंडीशन में अगर आप यह रीज़न बताकर LIC में अप्लाई करते हैं कि हमारी एजेंसी को ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो यह कहीं ना कहीं आप खुद भी कटघरे में खड़े हो जाएंगे। अब मैं इस विषय को बहुत लंबा लेकर चलूँगा तो जो मूल विषय है वह रह जाएगा। तो चलिए हम मेन टॉपिक पर आते हैं। रीज़न कई हो सकते हैं, लेकिन सबसे जो कहा जाए कि अगर आपको अपनी एजेंसी ट्रांसफ़र करानी है तो उसका जो सबसे वैलिड रीज़न है, जो कि हर एक अभिकर्ता के लिए अप्लाई हो सकता है, अगर आपके घर में किसी की तबीयत डिस्टर्ब है और आप उसका इलाज किसी जगह पर करवा रहे हैं, यह एक वैलिड रीज़न है। इसी तरह से और भी वैलिड रीज़न हो सकते हैं और इस रीज़न को दिखाते हुए आप अपनी एजेंसी को ट्रांसफ़र करा सकते हैं। हम फिलहाल मेडिकल को ही टारगेट करते हुए कि एक अभिकर्ता है जिसके साथ मेडिकल की प्रॉब्लम है, वह अपनी एजेंसी को ट्रांसफ़र कराना चाहता है, कैसे कराएगा इसकी जानकारी मैं देने जा रहा हूँ। अब देखिए, अगर आप मेडिकल रीज़न दिखाना चाहते हैं तो आपको भविष्य को भी ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले बात तो यह उठती है कि मेडिकल रीज़न आप दिखाएंगे किसका। आप मेडिकल रीज़न दिखा सकते हैं अपने माता पिता का, अपने पत्नी और बच्चों का। आप अपना खुद का भी मेडिकल रीज़न शो कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना होगा, अगर वर्तमान में आपकी कोई जीवन बीमा पॉलिसी चल रही है या फिर आप भविष्य में कोई जीवन बीमा पॉलिसी लेने की सोच रहे हैं और आप मेडिकल का प्रूफ लगाते हैं कि मेरी तबीयत डिस्टर्ब है या मेरे पत्नी की तबीयत डिस्टर्ब है या मेरे बच्चों की तबीयत डिस्टर्ब है, और भविष्य में यदि आप उनके लिए पॉलिसी खरीदते हैं तो जो क्लेम है, क्लेम मिलने में समस्या हो जाएगी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए तब आप मेडिकल रीज़न को आप सबमिट करेंगे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मेडिकल रीज़न सिर्फ आपको दिखाना है या एप्लीकेशन लिख कर देना है, इससे काम नहीं चलेगा। आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अगर आप यह चीज़ कर सकते हैं तो फिर आप अपनी एजेंसी को ट्रांसफ़र करा सकते हैं। अब यदि आप अपनी एजेंसी को ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो इसके लिए किन स्टेपों को फॉलो करना होगा, आइए हम वह तरीका आपको बता देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको करना यह चाहिए कि आप जिस ब्रांच में अपनी एजेंसी को ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, सबसे पहले मतलब यह जो प्रक्रिया है उसको शुरू करने से पहले आपकी जितनी भी न्यू बिजनेस की पॉलिसी है आप उसी ब्रांच में रजिस्टर कराना शुरू कर दीजिए। ये पहला स्टेप है। और जब आप वहाँ पर नई पॉलिसी सेल करना मतलब नई पॉलिसी को रजिस्टर कराना शुरू करते हैं, उसी के साथ ही जो मेडिकल की जो रिक्वायरमेंट है उसको भी आप शुरू कर दें। बेहतर होगा कि आप माताजी या पिताजी के नाम से मेडिकल प्रमाण पत्र तैयार कराएं, उनका स्वास्थ्य डिस्टर्ब चल रहा है और आप इलाज कराते हुए वो जो प्रूफ है उसको आप अपने पास रखें। अगर आप किसी सरकारी हॉस्पिटल से इलाज करा रहे हैं या फिर जो सरकारी डॉक्टर है वह लिखित रूप में यह दे देता है कि यह जो ट्रीटमेंट है यह लंबा ट्रीटमेंट चलने वाला है और इसके लिए प्रॉपर जो आपके माताजी हैं या पिताजी हैं उनको डॉक्टर के टच में रहना होगा, तो यह कार्य आपका काफ़ी आसान हो जाएगा। तो पहला काम आपको क्या करना है? पहला काम आपको यह करना है कि आपकी जो भी नई पॉलिसी है, आप जिस ब्रांच में अपनी एजेंसी को ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, अपनी एजेंसी को पहले ट्रांसफ़र नहीं कराएंगे आप, पहले आप उस जगह पर नया बीमा सेल करना शुरू कर दीजिए, उसी नए ब्रांच में अपनी पॉलिसी रजिस्टर कराना शुरू कर दीजिए। अब जब पॉलिसी आपकी रजिस्टर होना शुरू हो जाती है, 2, 4, 5 पॉलिसी जब आपने रजिस्टर करा दी,
कम से कम आपने इलाज शुरू कराया 1 महीना लगभग आप वेट करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बेहतर होगा 20 से 25 दिन, 30 दिन, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद आपको एक रिटन एप्लीकेशन लिखना चाहिए, और यह जो रिटन एप्लीकेशन आप लिखेंगे यह आप अपनी ब्रांच को लिखेंगे। आपको एनओसी चाहिए, ये ठीक है, लेकिन आप सबसे पहले आपको एनओसी चाहिए, इस चीज़ का जिक्र आपको नहीं करना है। आपको सिर्फ एक साधारण सा एप्लीकेशन लिखना है, और एप्लीकेशन में आपको इस चीज़ को दिखाना है कि आपके पिताजी की तबीयत डिस्टर्ब चल रही है, जिसके कारण कि आपको वहाँ पर इलाज, जहाँ भी आप ब्रांच ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं वहाँ का जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पर आप इलाज करा रहे हैं। इसके बाद जो मेडिकल के प्रमाण पत्र हैं, जो मेडिकल जो ट्रीटमेंट चल रहा है, जो इलाज चल रहा है, उसकी जो पर्ची है उसको आप उसके साथ सबमिट करें। अच्छा, यह एक बार का जो ट्रीटमेंट हुआ है, जैसे ऐसा नहीं कि आप गए, सपोज दैट आज 22 तारीख है, 22 अगस्त है और आप आज ही गए, 22 अगस्त को आपने डॉक्टर को दिखाया और उसकी जो पर्ची है आपने सबमिट किया और आपने एलआईसी में भेज दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम 20-25 दिन का जो ट्रीटमेंट हुआ है उसका पूरा का पूरा पर्ची आप सबमिट कीजिए, और उसके साथ आप यह जो लेटर है इसको बाई पोस्ट अपनी ब्रांच को शेयर करें। ध्यान दीजिएगा, बाई पोस्ट आपको शेयर करना है, और जब आप बाई पोस्ट शेयर कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप वहाँ पर, मतलब अपनी ब्रांच में आप इसको रजिस्ट्री करें, ताकि जो रजिस्ट्री का जो प्रूफ है वो आपको मिल जाए कि आपने एलआईसी की अपनी शाखा कार्यालय को इससे संबंधित एक लेटर भेजा हुआ है। इसके साथ ही जिस दिन आप लेटर पोस्ट कर रहे हैं उसी दिन आपको अपने ब्रांच के ईमेल आईडी पर लिखित रूप में एप्लीकेशन लिखकर सेंड करना होगा। अब यह एप्लीकेशन कैसे लिखा जा सकता है, अगर आप चाहेंगे तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, हम अपनी वेबसाइट पर इसका एक पूरा फॉर्मेट लिखकर हम पोस्ट कर देंगे। तो पहला काम आपको यह करना है, और जब आप यह काम कर लेते हैं तो इसके बाद फिर आपको 15 दिन वेट करना होगा। अब 15 दिन वेट करने के बाद अगर एलआईसी से, मतलब आपकी शाखा कार्यालय से अगर कोई उत्तर आपको मिलता है तो उस उत्तर में क्या मिला है आप उसको फॉलो करते हुए नेक्स्ट स्टेप पर आप जाएंगे। सपोज दैट कि आपकी शाखा कार्यालय ने कोई, भाई दो संभावनाएं हैं। पहला तो यह होगा कि आपकी जो शाखा कार्यालय है आपको कोई रिस्पॉन्स ही ना करे, और मुझे पता है कि बहुत अधिक संभावना यही होगी कि आपकी जो शाखा कार्यालय है वह आपको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करेगी। अच्छा, दूसरी संभावना यह भी हो सकती है कि आपकी जो शाखा कार्यालय है वह आपको कुछ इंस्ट्रक्शन बताए कि अगर आप अपनी एजेंसी को ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो यह चीज़ें करें, और अगर आपकी शाखा कार्यालय आपको रिस्पांस कर रही है तो उसमें निश्चित रूप से वह यह बताएगी कि आपको आपके विकास अधिकारी का एनओसी सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। अब दोनों ही परिवेश हो सकता है, चाहे आपकी शाखा कार्यालय आपको रिस्पांस करे चाहे न करे। 15 दिन के बाद, 15 दिन के भीतर नहीं, 15 दिन के बाद आपको अपने जो विकास अधिकारी हैं उनके पोस्टल एड्रेस पर और शाखा कार्यालय के एड्रेस पर 2 बाई पोस्ट एप्लीकेशन सेंड करना है। देखिए, होता क्या है ना कि जब हम एजेंसी को ट्रांसफ़र कराना होता है तो हम सारे कार्य वर्बली करते हैं। हम विकास अधिकारी से बोलते हैं कि सर हमको एनओसी दे दीजिए, हम ब्रांच में जाकर बोलते हैं कि सर हमको जो है एजेंसी ट्रांसफ़र करानी है। यही सबसे बड़ी कमी होती है। हमको जो भी कार्य करना है विथ एविडेंस करना है कि हमने यह दस्तावेज ब्रांच में जमा किए हैं, हमने यह जो दस्तावेज है अपने विकास अधिकारी को भेजा है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि एक लेटर आप 15 दिन के बाद, मतलब जब आपने एप्लीकेशन किया था अपने शाखा कार्यालय में उससे 15 दिन के बाद आपको एक लेटर बनाना है। उस लेटर में आपको यह सारी चीज़ें मेंशन करनी होगी कि आपके पिताजी का इलाज इस हॉस्पिटल में चल रहा है, जिसके कारण कि आप जो शाखा कार्यालय है वहाँ तक पहुँचने में असमर्थ हैं। आप कुछ ऐसा कारण है जिसकी वजह से कि आप जहाँ इलाज चल रहा है पिताजी का आपको वहीं पर रहना पड़ रहा है, और जिसके कारण कि आप चाहते हैं कि आपकी एजेंसी वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करा दी जाए। ऐसा पूरा एक एप्लीकेशन बनाइए, और यह एप्लीकेशन 2 भाग में बनाइए। यही एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन आपको ब्रांच के पते पर भेजना है। जैसे मान लीजिए आपके विकास अधिकारी का नाम ABCD है, तो आप ABCD की पहले नाम लिखेंगे, इसके बाद नीचे लिखेंगे विकास अधिकारी, और फिर लिख दीजिए जैसे विकास अधिकारी और शाखा कार्यालय का नाम उसके साथ दे दीजिए। फिर नीचे लिख दीजिए अपने पूरा शाखा कार्यालय का पता, कि आपका यह जो लेटर है यह लेटर शाखा कार्यालय के द्वारा विकास अधिकारी को दिया जाए।
पहला चीज हो गया। अब दूसरा कार्य आपको यह करना है कि जो पोस्टल एड्रेस है आपके विकास अधिकारी का, उस पोस्टल एड्रेस पर भी दूसरा जो डॉक्यूमेंट है एनओसी के लिए, आप उस एनओसी के लिए इस डॉक्यूमेंट को सेंड कर दीजिए। यह एप्लीकेशन कैसे लिखा जाएगा, इसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, अगर आपको लिखने में दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके बताइएगा। हम इसके लिए भी एप्लीकेशन बनाकर हम अपनी वेबसाइट पर पोस्ट कर देंगे। अब जब आप यह कार्य कर देते हैं तो इसके बाद भी आपको 15 दिन इंतज़ार करना होगा। 15 दिन आपको यह देखना होगा कि आपके विकास अधिकारी आपको क्या रिस्पांस दे रहे हैं। अब 15 दिन के बाद अब सपोज दैट यहाँ भी दो संभावना होगी। पहली संभावना तो यह होगी कि आपका जो विकास अधिकारी है आपको कोई रिस्पांस ही ना करें, और अगर वो रिस्पांस करते हैं तो एक वैलिड रीज़न आपको बताएंगे कि किस कारण से वह एनओसी दे रहे हैं या किस कारण से वह एनओसी आपको नहीं दे रहे हैं। अब अगर आपको एनओसी मिल जाता है तब तो आपका काम हो गया। आप उस एनओसी को सबमिट कीजिए शाखा कार्यालय में, एक एप्लीकेशन सबमिट कीजिए किस ब्रांच में आपको अपनी एजेंसी ट्रांसफ़र करानी है, यह डिटेल दीजिए। देने के बाद आपकी एजेंसी ट्रांसफ़र हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर आपको एनओसी नहीं मिलती है तब समस्या हो जाएगी। तब क्या करना होगा, तब आपको आपकी जो डिवीज़न ऑफिस है उस डिवीज़न ऑफिस में डिविजनल मैनेजर के नाम से लेटर लिखना होगा, एक एप्लीकेशन लिखना होगा जिसमें आप इस चीज़ का जिक्र करेंगे कि आपने किस तारीख को एलआईसी के शाखा कार्यालय में मेल किया है और लेटर भेजा है। आपने किस तारीख को एनओसी के लिए अपने विकास अधिकारी को आपने संपर्क किया है और आपने अपने विकास अधिकारी को ईमेल के द्वारा सूचना किया हुआ है। देखिए, दो कार्य आपको करना है। एक तो रिटेन में एप्लीकेशन सेंड करना है, दूसरा आपको ईमेल भी सेंड करना है। यह सारा जिक्र आप जो एप्लीकेशन लिख रहे हैं डिवीज़न ऑफिस को, आप उसको भी सेंड करेंगे। डिवीज़न ऑफिस को सेंड करने के बाद एक तो रिटेन आपने लेटर लिख दिया, डिवीज़न ऑफिस के ही नंबर पर, ईमेल आईडी पर आपको एक मेल के द्वारा भी यह सूचना भेज देनी है। अब अगर आप डिवीज़न ऑफिस को भेजते हैं फिर दो संभावना होगी। पहली संभावना यह होगी कि आपकी जो डिवीज़न ऑफिस है वह आपको रिप्लाई करे, आपसे संपर्क करे, और दूसरी संभावना यह होगी कि वह आपसे संपर्क न करे। अब वह आपसे अगर संपर्क करते हैं तो किस तरह का रिस्पांस देते हैं, और मैक्सिमम इस जगह पर आते आते आपकी एजेंसी ट्रांसफ़र होने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। इसका मुझे पूरा विश्वास है। इसके बाद अगले स्टेप पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ भी जो आपकी एजेंसी है वह ट्रांसफ़र होने का प्रोसेस शुरू नहीं होता है और आपको कोई रिस्पांस नहीं मिलता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको 1 महीने इंतज़ार करना चाहिए। और जब 1 महीना पूरा बीत जाता है तो यह जितने भी एविडेंस आपने इकट्ठा किए हुए हैं, आपने ब्रांच को किस तारीख को लेटर भेजा है उसका जो प्रमाण पत्र है, आपने जो मेल किया है उस मेल की डेट और तारीख क्या, डेट और समय क्या है, आपने विकास अधिकारी को जो लेटर भेजा है उसकी जो एविडेंस है उसको आप रख लें, और जो मेल किया है उसकी डेट टाइम क्या है, आपने डिवीज़न ऑफिस को कब लेटर भेजा है और उसको मेल किया है। तो ये सारी की सारी चीज़ों को आप इकट्ठा करके रख लें। आपके पास जो मेडिकल का जो प्रूफ है, मेडिकल का जो एविडेंस है, आप उसको भी रखें और फिर आप आरटीआई फाइल कर दें। अब अगर आप आरटीआई फाइल करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए आरटीआई का मतलब है राइट टू इन्फॉर्मेशन। अभी क्या है कि आपको अगर एलआईसी से ब्रांच मैनेजर से लेकर डिवीज़न डेवलपमेंट ऑफिसर से लेकर डिवीज़न ऑफिस तक अगर आपको कोई रिस्पांस नहीं मिला है तो आपको यह जानने का अधिकार है कि आपने जो कार्यवाही की उसके लिए जो एलआईसी विभाग है, एलआईसी के ये जो विभाग हैं उन्होंने क्या रिस्पांस किया है, उनका क्या सोचना है। तो जैसे ही आप आरटीआई फाइल करेंगे 99% मैं कहता हूं कि आपकी एजेंसी उसी समय ट्रांसफ़र हो जाएगी। बाई चांस अगर ट्रांसफ़र नहीं भी होती है तो जो एलआईसी के जो विभाग है ना वह आपसे प्रॉपर संपर्क करेंगे। आरटीआई फाइल करने के बाद वह आपको इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन बाई चांस कोई वैलिड रीज़न हो सकता है जिसके कारण कि एलआईसी यह डिसीजन ले ले कि हम आपकी एजेंसी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। अगर वैलिड रीज़न है तो भाई तब तो मान के चलिए तब तो दिक्कत है। लेकिन अगर आपको लगता है कि जो रीज़न एलआईसी के द्वारा आपको दिया जा रहा है वह रीज़न सही नहीं है तो ऐसी कंडीशन में आप बीमा लोकपाल से संपर्क करेंगे। बीमा लोकपाल से संपर्क करने के बाद आपको लगभग 1 महीने से लेकर 6 महीने तक का समय लग सकता है।
अगर बीमा लोकपाल भी आपको रिजेक्ट कर देता है तो फिर इसके बाद आपके पास साधन होता है कि आप IRDA को संपर्क करें। मैं 100% दावे के साथ कहता हूं कि आपको देखिए RTI के लेवल तक आते आते ही आपकी एजेंसी ट्रांसफ़र हो जाएगी, और अगर एजेंसी ट्रांसफ़र नहीं होती है तो भी यह जो 2 स्टेप हैं, इन 2 स्टेप पर चलने पर आपकी एजेंसी निश्चित रूप से ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब यहाँ पर मैंने आपको एक रफली आइडिया बता दिया है कि किस स्टेप को चलते हुए आप अपनी एजेंसी को ट्रांसफ़र करा सकते हैं। लेकिन अगर आप यह चाहते हैं कि जो ब्रांच को एप्लीकेशन लिखना है, कैसे एप्लीकेशन लिखा जाए, जो आपको विकास अधिकारी को एप्लीकेशन लिखना है उसे कैसे लिखा जाए, डिवीज़न ऑफिस को एप्लीकेशन लिखना है उसे कैसे लिखा जाए, RTI अगर फाइल करनी है तो कैसे की जाए, लोकपाल से संपर्क करना है तो कैसे किया जाए, अगर IRDA से संपर्क करना है कैसे किया जाए, तो इनमें से जो भी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम उस टॉपिक पर वीडियो बना देंगे, वह फॉर्मेट भी बनाकर हम अपनी वेबसाइट पर पोस्ट कर देंगे। आप आसानी से उसको कॉपी पेस्ट करके यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो के आखिरी में एक महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाहूँगा। अगर आपके दिमाग में कहीं ऐसा चल रहा होगा कि आपके ब्रांच में या आपके ब्रांच के किसी व्यक्ति से या अपने अधिकारियों से आप नाराज़ हैं और इस वजह से अगर आप एजेंसी ट्रांसफ़र कराने की सोच रहे होंगे, या किसी कारण से आपके विकास अधिकारी ने आपसे कोई बात कही और आप नाराज़ होकर ये चाह रहे हैं कि नहीं हम एजेंसी ट्रांसफ़र करा लें, तो ऐसा आप न कीजिएगा। क्योंकि मैं दावे के साथ कहता हूँ, देखिए मैं 2015 से इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हूँ। बहुत सारे अभिकर्ताओं से हमारी बात होती है। कई अभिकर्ताओं के ऐसे अनुभव रहे हैं जिन्होंने ज़बरदस्ती अपनी एजेंसी को ट्रांसफ़र कराया। ट्रांसफ़र कराने के बाद वह काफ़ी पछता रहे हैं कि भाई हमने झूठ मूठ की अपनी एजेंसी ट्रांसफ़र करा ली। तो एजेंसी को ट्रांसफ़र कराने का फैसला कभी भी उत्तेजना में मत लीजिएगा। एक शांत दिमाग के साथ तब आप यह निर्णय लीजिएगा कि हमको अपनी एजेंसी ट्रांसफ़र करानी है या नहीं करानी है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में जो मैंने जानकारी आपको दी है, यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। तो यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी है तो इस वीडियो के नीचे एक लाइक की बटन है, उस पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। और इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से भविष्य में भी अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल रितेश LIC एडवाइज़र को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपने पहले ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब अपने इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं, और इस वादे के साथ हम समाप्त करते हैं कि बहुत जल्द अगली वीडियो में फिर से आपके सामने उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम जी।